हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे पार्ट 4 ऑफ यूनिवर्स लेक्चर सीरीज़ का। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिरकार वो कौन सी थ्योरीज़ हैं जिनके अंतर्गत जो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को जो है समझाया गया है। और इसमें हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि जो कि मोस्ट साइंटिफिकली जो एक्सेप्टेड थ्योरी है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए, इसको भी यहाँ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उसकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो ओरिजिन ऑफ अर्थ और जो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम है उस पर भी लागू होती हैं, क्योंकि ये तीनों जो है आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो ये सारी थ्योरीज इनके लिए भी वैलिड हो जाएंगी। तो इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, वेरियस हाइपोथेसिस दिए गए और थ्योरीज दी गई जो ये फॉर्मेशन है यूनिवर्स की किस तरीके से हुई है उसको समझाने के लिए। तो हाइपोथेसिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि एक प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन है एक ये। तो इसके पीछे जो है साइंटिफिक रीज़न नहीं है, एक ये जस्ट भविष्यवाणी की गई है। और थ्योरीज जो होती हैं उनके पीछे जो है मोस्टली जो है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास होती है। अगर आप YouTube पे हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सर्च बार में जाके टाइप कीजिए एंजॉय लाइफ एजुकेशन और फिर इस रिज़ल्ट पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबाने से जो है आपको आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे इस सीरीज़ के उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, ये एंजॉय लाइफ एजुकेशन नाम से सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको जो है सारी PDF मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांत एंड लैपलास। तो जो सबसे पहला हाइपोथेसिस दिया गया था वो दिया गया था कांत के द्वारा। तो और उसी के हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके चेंज करके जो है लेटर लैपलास ने जो है अपना हाइपोथेसिस दिया था। तो आखिरकार ये नेबुला जो वर्ड है ये क्या चीज़ होती है इसको समझ लेते हैं हम पहले। तो ये है नेबुला। तो नेबुला क्या है, एक प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराना, एमॉर्फस मतलब जिसकी कोई शेप नहीं है, मास है किसका, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जो कि रोटेट कर रहा है काफ़ी धीरे धीरे, तो उसे बोलते हैं नेबुला। अब देखिए जो ये नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ कांत है इसमें और जो लैपलास का जो हाइपोथेसिस है इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले समझते हैं हम कांत के बारे में। तो कांत ने बोला जो ये प्रिमिटिव नेबुला है ये क्या है, कोल्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ना वो क्या है, मोशनलेस है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन विद टाइम क्या हुआ है कि इनके बीच में जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो फोर्स लग रही है उसकी वजह से क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में जो है क्लोज आना शुरू हुए हैं। और जब ये क्लोज आए तो ये टकराए, जब ये टकराए तो इनके क्या हुआ, फ्रिक्शन पैदा हुआ, फ्रिक्शन पैदा हुआ तो उससे क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। और उसके बाद जो है ये लगातार क्या है, रैंडम और जो रोटेटरी मोशन है इन्होंने करना शुरू कर दी। और धीरे 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 विद टाइम जो है ये पार्टिकल्स क्या हैं, एक्रीशन इन्होंने शुरू कर दी। मतलब कि इनके ये जुड़ते गए आपस में, धीरे धीरे जुड़ते गए और जो आज ये सारे जो मेजर प्लैनेट्स और ये जो माइनर प्लैनेट्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ये इस तरीके से बने हैं। तो सन के अराउंड जो है ये सारे प्लैनेट बने हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं मास डिफरेंशिएशन के थ्रू, कि बीच में जो सन है और उसके जो अराउंड सारे क्या हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये मास डिफरेंशिएशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये तो बताया था कांत ने। तो इस तरीके से देखिए ये नेबुला था। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, आपस में जो पार्टिकल्स हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है एक दूसरे के पास आए, कोलाइड किए, हीट जनरेट की और फिर क्या है धीरे धीरे क्या है घूमना इन्होंने शुरू कर दिया। और ये घूमना शुरू किया तो इनके एक्रीशन शुरू हो गई और ये इस तरीके से देखिए मास डिफ्रेंशिएशन करते हुए जो है सूरज के अराउंड सारे ये घूमना शुरू हो गए, क्योंकि जो सन है वो सबसे बड़ा जो है पार्टिकल था। तो जितना बड़ा ये होगा उतना इसका क्या था, ग्रेविटेशनल पुल था, जिसकी वजह से जो है सारे इसके अराउंड घूमने लग गए और इन्होंने क्या है सोलर सिस्टम का निर्माण किया। तो इसी तरीके से जो है कई जो सोलर सिस्टम्स हैं यूनिवर्स में देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए ये वही डायग्राम है सेम, यहाँ पर मास डिफ्रेंशिएशन हुई है और ये प्लैनेट्स बने हैं। अब जो ये कांत का जो ये हाइपोथेसिस था इसकी क्या क्रिटिसिज्म किया गया कि बोला जो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये बोला इतनी स्ट्रांग नहीं है कि भाई ये जो है इस अमाउंट में जो है हीट पैदा
कर सकें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो जो बोला आज भी लग रही है ना, आज भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती ही है, लेकिन इस अमाउंट की हीट जो है पैदा नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा जो है क्रिटिसिज्म रहा है कांत के हाइपोथेसिस का। अब लैप्लास ने देखो इसी को ही, कांत की जो थ्योरी थी, हाइपोथेसिस था, इसी को ही करेक्ट करते हुए कहा कि जो बोला ये इनिशियली जो ये नेबुला था ना, ये बोला पहले से ही क्या था, हॉट था, और ये क्या था, अपनी एक्सिस पे पहले से ही घूम रहा था। तो अब वो जो क्रिटिसिज्म है वो दूर हो गया ना, तो ठीक है। तो और बाकी सारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो ये लैप्लास ने इस तरीके से जो है कांत के हाइपोथेसिस को ठीक किया। तो इसे बोलते हैं कांत, इसे बोलते हैं लैप्लास का हाइपोथेसिस, और वो पहले वाला था कांत का। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है। ये देखिए, ये है लैप्लास। अब बात करूं मास डिफरेंशिएशन की, तो क्या बोलते हैं आखिरकार, ये होती क्या है। इसका मतलब है कि जो डेंस रॉकी प्लैनेट्स हैं ना हमारे, ये क्या है, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं इनको हम। ये सूरज के जो है बिल्कुल पास लाई करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये डेंस हैं, इनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा खिंचाव रखते हैं सूरज की तरफ। तो ये उसके बिल्कुल नज़दीक लाई करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। लेकिन जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं, ये क्या है, सूरज, इन आउटर प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ये क्या है, मोस्टली गैशियस इन नेचर हैं, तो इसीलिए जो है ये थोड़े लीस्ट डेंस हैं, इसलिए ये सोलर के आउटर सिस्टम में हैं। तो इसी को बोलते हैं कि मास के अकॉर्डिंग सब डिफ्रेंशिएट हुए हैं। जो ज़्यादा भारी हैं वो अंदर को आए हुए हैं, और जो थोड़े लाइटर वाले जो हैं वो बाहर गए हैं। तो इसे बोलते हैं मास डिफ्रेंशिएशन का कंसेप्ट, जिसके थ्रू हमारे जो है सोलर सिस्टम में जो है प्लेनेट अरेंज्ड हुए हैं। और ये जो आउटर जो प्लैनेट्स हैं ना, ये मोस्टली कहाँ किससे बने थे, जो गैस थी और जो डस्ट थी नेबुला की ना, उससे ये इनकी जो फॉर्मेशन मोस्टली हुई है। तो आपको पता ही है, जैसे जुपिटर है, उसको क्या है, जो मोस्टली जो एटमॉस्फेयर है वो गैशियस ही है ना। तो ये सारे बने थे गैस और डस्ट ऑफ नेबुला से, तो इसे बोलते हैं मास डिफरेंशिएशन। तो ये देखिए, ये वाले सारे डेंस हैं, और ये सारे जो हैं आउटर प्लेनेट हैं। इन्हें हम जोवियन भी बोलते हैं, इन्हें हम इनर प्लेनेट और अर्थ लाइक प्लेनेट भी बोलते हैं। अब देखिए लैप्लास के हाइपोथेसिस ने क्या एक्सप्लेन किया। तो जो लैप्लास ने हाइपोथेसिस दिया, उसकी वजह से हमें क्या पता चला कि जो अर्थ है, जो उसका जो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये वाला, तो इस को उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब देखिए, अब अर्थ में क्या होता है, जो सबसे भारी जो मेटल्स हैं, निकल और आयरन, वो कहाँ मिलते हैं हमें, कोर में जाके। और उससे जो थोड़े से हल्के हैं, जैसे कि कौन कौन से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो वो कहाँ मिलता है हमें, मेंटल में। और जो ये सिलिका और एल्यूमिनियम है, ये हमें मिलता है क्रस्ट में। तो क्रस्ट में हमें क्या मिलता है, सियाल, ठीक है। मेंटल में क्या मिलता है, सीमा। और कोर में हमें क्या मिलता है, नाइफ लेयर। तो ये सारा कुछ जो है डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अरेंज हुए हैं। तो लैप्लास का हाइपोथेसिस हमें इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। ये देखिए, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, है ना, सियाल, सीमा, एंड यहाँ पर है नाइफ लेयर। अब बात करूँ चैम्बरलिन प्लेटिस्मल थ्योरी। तो प्लेनेटिस्मल मतलब क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल बॉडीज, स्मॉल स्मॉल प्लैनेट्स, है ना, उनको बोलते हैं प्लेनेटिस्मल। तो चैम्बरलिन की थ्योरी को जो है डुअलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका निर्माण हुआ था दो बॉडीज़ की वजह से। एक थी मैसिव इंट्रूडिंग स्टार, और एक था कोल्ड प्रोटोसन, जिसे हम प्रिमिटिव सन भी बोलते हैं। जब ये इंट्रूडिंग स्टार जो है, इसने प्रोटोसन के पास ये पहुंचा, तो इसने क्या किया, इसने जो है, जो ये प्रोटोसन है, इसने एमिट किया, इजेक्ट किया क्या, स्मॉल साइज्ड प्लैनेट्स, जिसकी वजह से जो आज का हमारा सोलर सिस्टम है वो बना। तो इसे बोलते हैं चैम्बरलिन प्लेटिस्मल थ्योरी। ये देखिए, इस तरीके से ये स्टार जो है यहाँ अप्रोच कर रहा है इस सन को, प्रोटोसन को, और यहाँ पर इसने जो है ये इजेक्ट किए छोटे छोटे प्लेनेटिस्मल, जो आगे चल के क्या है, धीरे धीरे एक्रेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है इन्होंने बड़ा रूप ले लिया। इसे बोलते हैं चैम्बरलिन प्लेटिस्मल थ्योरी। देखिए, जो ये मटेरियल जितना भी इजेक्ट हुआ था ना ये प्रोटोसन से, ये क्या था, इसमें क्या क्या था, डस्ट भी थी, गैस भी था, और ये प्रोटोप्लैनेट्स थे। और ये धीरे धीरे बाद में एक्रीशन इनमें शुरू हुई, और ये आज के प्लैनेट्स बन गए। एक बात याद रखिएगा, जो ये इजेक्शन हुई थी ना, ये सारी जो थी रैंडमली हुई थी।
कोई फेज्ड मैनर में नहीं थी, एक ये रैंडम प्रोसेस थी। अब बात करूं जीन एंड जेफरी की जो टाइडल थ्योरी है, तो ये चैम्बरलिन थ्योरी के जैसी ही है। इसमें क्या है, जो दो बॉडीज़ हैं, एक तो है इंट्रूडिंग स्टार और दूसरी क्या है, हॉट, है ना, हॉट इनकैंडिसेंट लाइट एमिटिंग प्रोटोसन। तो पिछले वाली थ्योरी में क्या था, वो कोल्ड था, लेकिन यहाँ पर वो हॉट है और उसकी खुद की लाइट है, वो एमिट कर रहा है। तो इसके अंदर क्या बोला गया, यहाँ पर क्या है, कोई भी रैंडम इजेक्शन ऑफ मैटर नहीं हुई है। यहाँ पर जो भी मैटर निकला है ना, वो एक फिलामेंट फॉर्म या फिर एक शिगार, जो ये शेप है, इसके तहत निकला है। तो जो जीन एंड जेफरी की थ्योरी जो है, हमें जो है शेप और साइज जो प्लैनेट्स का आज है, उसके बारे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है। तो अब देखिए कैसे, ये देखिए इस तरीके से फिलामेंट शेप जो है, या इसे हम शिगार जो है शेप भी बोलते हैं। तो इससे क्या है, देखिए अब हमें जो प्लैनेट्स का साइज़ है उसके बारे में पता चल जाता है। देखिए जो जुपिटर है वो कितना बड़ा है, जो सन के पास वाले प्लैनेट हैं वो छोटे छोटे हो गए, है ना। और इस तरीके से देखिए ये फिर यहाँ पर धीरे धीरे नीचे को आ रहे हैं। तो ये जो थ्योरी है फिलामेंट शेप की वजह से हमें एक्सप्लेन कर दे रही है कि जो शेप है और साइज़ है प्लैनेट्स का, वो ऐसा क्यों है जो आज है। तो इस थ्योरी ने उस चीज़ को बेस्ट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सिगार और फिलामेंट फॉर्म, ये याद रखिएगा कि कौन सी थ्योरी में थी। बात करूं रसल बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, तो इसमें क्या है, एक बाइनरी स्टार था। बाइनरी स्टार का मतलब होता है कपल ऑफ टू स्टार्स। अब देखिए जैसे कि एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, और ये इनका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ये इसके अराउंड ऐसे जो है रोटेट कर रहा है, और ये जो है इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बाइनरी स्टार बन गया, एक स्टार ये दो स्टार, तो ये है बाइनरी स्टार। तो रसल जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है, उसमें क्या है, एक क्या था, कपल था बाइनरी स्टार्स का, जो कि रिवॉल्व कर रहा था फिक्स्ड सेंटर ऑफ मास के अराउंड। और जब ये घूम रहा था तो इनके पास एक इंट्रूडिंग स्टार आया, और इस इंट्रूडिंग स्टार ने क्या किया, इन दोनों में से एक स्टार से जो है मटेरियल को इजेक्ट करवाया ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, और जिसकी वजह से जो है हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं और ये सोलर सिस्टम जो है उसका निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे कि एक ये रहा, एक ये रहा, ये आपस में घूम रहे थे, ये बाइनरी सिस्टम बन गया, और यहाँ से एक इंट्रूडिंग स्टार आया, इसने किसी एक से जो है प्लैनेट्स, प्रोटो प्लैनेट्स निकलवाए और जो है सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किया। अब अच्छा चलो, एक जो प्रोटो बाइनरी स्टार का जो एक स्टार था उसका तो चलो यूज़ कर लिया गया। अब उसके बाद जो ये हमारा ये वाला स्टार रह गया, और ये जो प्रोटो जो ये इंट्रूडिंग स्टार था, इनका क्या हुआ, इसके बारे में जो है इस थ्योरी ने कुछ भी नहीं समझाया। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का। और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा इस थ्योरी का, उसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि जो कंपोजिशन है ना प्लैनेट्स की और जो सन की, ये डिफरेंट क्यों है। तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, इसी रसल बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ने। ये याद रखना आप, इम्पॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ हॉयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस के बारे में। तो इस हाइपोथेसिस के तहत बोला गया, प्रोटोसन जो था हमारा, जो एक की प्रिमिटिव जो यूनिवर्स में एक इकलौती चीज़ थी जिसे बोलते थे प्रोटोसन, उसमें क्या हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। और जब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो इससे क्या हुआ, बहुत सारा मटेरियल जो है इजेक्ट हुआ, और जिसकी वजह से जो है प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। और ये सारे प्लैनेट्स ने क्या है, रिवॉल्व करना शुरू कर दिया, किसके, जो ये प्रोटोसन है ना, इसका जो रेमनेंट रह गया था उसके अराउंड इन्होंने घूमना शुरू कर दिया। तो ये था हॉयल सुपरनोवा हाइपोथेसिस। तो कुछ इस तरीके का जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा। अब देखिए स्टार की जो लाइफ साइकिल होती है ना, वो मैंने पहले भी पढ़ाई है। उसमें जब सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन है वो कब होता है, जब चंद्रशेखर लिमिट को वो क्रॉस कर जाता है, यानी कि जो उसका मास है स्टार का, वो मोर देन 1.44 टाइम्स मास ऑफ सन होगा, तभी जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद ना, जो स्टार है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में। और जो ब्लैक होल होता है, जो उसका जो क्या है, मैसिव ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो उन्हें एनगल्फ कर जाता है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, उल्टा ही हो गया, यहाँ पर तो बल्कि प्लेनेट बन गए। तो ये थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। बात करूँ शिम्ड इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस की, तो जो हमारा इनिशियल यूनिवर्स था
जो उसके अंदर क्या था, स्टार्स के बीच में क्या था, कुछ डार्क मैटर था। अननोन ओरिजिन का जो है डार्क मैटर वहाँ हमें देखने को मिला दो स्टार्स के बीच में। तो इसलिए इसको इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस बोला। और बोला अननोन रीज़न की वजह से जो ये डार्क मैटर था, ये क्या है, इसने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया अराउंड सन, जो भी ये स्टार थे। और धीरे धीरे क्या है, इन्होंने एक्रीशन शुरू हुई इसकी, और जिसकी वजह से जो है हमारे प्लैनेट्स बन गए। तो ये था शिम्ड का इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। एक बार फिर सुन लेते हैं। जो यूनिवर्स में स्टार थे उनके बीच में क्या था, एक अननोन डार्क मैटर था जो कि अननोन रीजंस की वजह से घूमना शुरू हो गया, और विद टाइम धीरे धीरे इसमें क्या है, एक्रेशन शुरू हुई और प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। अब बात करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल जो साइंटिफिक थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के तहत बोला गया है कि जो ये ओरिजिन है ना यूनिवर्स का, ये बोला कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं थी, ये एकदम सडन प्रोसेस थी, जिसकी वजह से जो है यूनिवर्स फॉर्म हुआ। तो इनिशियली क्या था, बोला जितना भी मैटर था वो सब कहाँ लाई कर रहा था, एक वेरी लेस स्पेस के अंदर, जो कि जहाँ पर क्या था, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी क्या थी, हाई थी, और टेम्परेचर जो था बहुत ही ज़्यादा हाई था। जगह कम थी, टेम्परेचर और डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो विद टाइम क्या हुआ, वहाँ पर एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ। देखिए वो ये स्टेट है ना, हाई टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था इतनी सी स्पेस के अंदर। फिर यहाँ पर जो है बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, और ये इस तरीके से धीरे धीरे जो है एक्सपैंड ही करता गया ये यूनिवर्स उस एक्सप्लोजन के बाद। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या क्या बने, कॉन्स्टिलेशन बने, गैलेक्सी बने, मीटियोर बने, और देखिए यहाँ चल के जो है लाइफ भी आई। तो अभी भी हम देखेंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो एक्सपैंड ही कर रहा है। तो वो बिग बैंग थ्योरी ने बिल्कुल सही समझाया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। तो ये देखिए कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से क्या है, कॉस्मिक पार्टिकल निकले जो कि धीरे धीरे एक्रीशन हुई उनमें, और क्या है, जो आज की कॉन्स्टिलेशंस हैं, सोलर सिस्टम है, स्टार्स हैं, गैलेक्सी हैं, मीटियोर है, और एवरीथिंग यूनिवर्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो दिस ऑल्सो एक्सप्लेन दैट विद टाइम जो है यूनिवर्स क्या है, एक्सपैंड हो रहा है, और धीरे धीरे जो है ठंडा हो रहा है। इसीलिए जो है लाइफ यहाँ पर इवॉल्व हुई थी, है ना। ये देखिए एक्सपैंड भी कर रहा है और धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है, ये भी याद रखना है। तो एज ऑफ यूनिवर्स की बात करूँ तो 13.8 बिलियन ईयर अगो इसकी एज है, और अर्थ जो है 4.6 बिलियन ईयर अगो इसकी एज है। और ये जो कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ था ना, ये 13 to 15 बिलियन ईयर अगो हुआ था। इस थ्योरी का जो फर्स्ट आइडिया था वो दिया था जॉर्ज लेमाइटर ने 1920 में, और 1970 में जो है जेमिनोव ने जो है साइंटिफिक एविडेंस दिए इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार जो ये साइंटिफिक एविडेंस क्या क्या है इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो है रेड शिफ्ट फिनोमिना। तो रेड शिफ्ट फिनोमिना बेसिकली होता है क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बोला हमसे दूर जाती है ना, तो जो उसकी वेवलेंथ है वो क्या है, इंक्रीज करती है, और वो जो हमारा जो स्पेक्ट्रम है विबग्योर वाला, उसके जो रेड एंड है उस तरफ को मूव करती है। देयर फोर व्हेन वी ऑब्जर्व यूनिवर्स, तो हमें ऐसा लगता है कि वो रेड कलर का हमें जो है वो दिखता है ना। इसलिए वो दिखता है क्योंकि वो लगातार एक्सपैंड कर रहा है। तो देखिए एक बार यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। ये है वो स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ेंगे इस एंड की तरफ जो है, तो जो वेवलेंथ है वो क्या है, बढ़ेगी। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी कि रेड कलर हमें, जो रेड कलर है हमें तभी नज़र आएगा कि जब वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रही है। तो इसे बोलते हैं रेड शिफ्ट फिनोमिनन। और जब कोई अब चीज़ हमारे नज़दीक आ रही होती है तो वो हमें ब्लू कलर की दिखती है, उसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट फिनोमिनन। तो यहाँ समझते हैं एक बार। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई स्टार है, इसको यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है धरती से। तो ये देखिए इस तरीके से जो है आगे को बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, आगे आगे को मूव जा रहा है, तो क्या है, इसकी जो है ये रेड एंड ऑफ जो स्पेक्ट्रम है वहाँ लाई कर रहा है। तो इसलिए हमें ये रेड कलर का जो है नज़र आएगा। और ये वाला देखिए, ये क्या है, इस तरफ को आ रहा है, यानी कि अप्रोच कर रहा है अर्थ को। तो जब जैसे जैसे हम इसको देखेंगे तो ये हमें क्या है, ब्लू कलर का दिखता जाएगा। तो इसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट फिनोमिनन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, रेड शिफ्ट और ब्लू
शिफ्ट क्या है। तो ये सब था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की थ्योरीज के पर्टेनिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही फेसबुक पेज पे जाके आप इंडिविजुअली हमसे अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।